एक विचारक है, उनका एक स्टेटमेंट मैं आप सामने पढ़ता हूं। डोंट गेन द वर्ल्ड एंड लूज योर सोल, विजडम इज बेटर देन सिल्वर एंड गोल्ड। क्या कह रहे हैं? यह जीव अज्ञानता के वश सभी विश्व को मनाने के लिए या सबके ऊपर राज्य करने के लिए अहर्निश प्रयासरत रहता है, लेकिन इस प्रयास में वो भूल जाता है कि मैं अपने आप को खो रहा हूं। इसलिए कह रहे, हे भाई, सबसे उत्कृष्ट चीज अगर कुछ है तो विजडम। विजडम मतलब ज्ञान, और इसलिए विजडम कमाओ, ज्ञान कमाओ, ना सोना और चांदी नहीं। कहने की बात इतनी है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, इसी को अधोरेखित किया है। हम अपना जीवन जो जी रहे हैं उसमें जो कंफर्ट फील कर रहे हैं, ये कंफर्ट की ओर यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। कह रहे कंफर्ट मतलब तुम हाँ सब ठीक चल रहा है, परिणाम कैसे? बहुत अच्छे है। बहुत अच्छे मतलब क्या? धर्ममय है। धर्ममय मतलब क्या? ये अपने परिणामों को थोड़ी बहुत जो कोई क्रिया कर रहा है धर्म सापेक्ष, व्यवहार धर्म सापेक्ष, उसी में संतुष्ट हो रहा है। अर्थात ये स्वयं को राग की अपेक्षा से नाप रहा है, और ये इसका भ्रम है। क्योंकि जिनवानी का एक ही का मतलब जिनवानी का फल एक ही है, जिनवानी के अवगाहन का फल एक ही है, वीतराग भाव। अगर ये वीतराग भाव, अगर ये रुचि शुद्धात्मानुराग डेवलप नहीं हो रहा है अपने चिंतन में, अपने मनन में, तो समझना कि हम अभी दूर है अपने वस्तु स्वरूप से। आचार्य देव हमको प्रेरणा कर रहे हैं, भाई वस्तु स्वरूप को जान। अरे वस्तु स्वरूप जानने से क्या होगा? वस्तु स्वरूप जो जो जानेगा वो सम्यक्त्व के जानेगा, मतलब वस्तु स्वरूप का निर्णय करेगा, वो सम्यक्त्व के समीप आएगा, अर्थात उसका मिथ्यात्व गलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए सम्यक्त्व की पात्रता कषाय की तीव्रता या कषाय की मंदता को नहीं कह रहे हैं। सम्यक्त्व की पात्रता यहाँ पर वस्तु स्वरूप का निर्णय करने पर है। जैसी वस्तु है वैसा जानो, कौन सी वस्तु क्या कर रही है ये नक्की करो। मेरा खाना पीना, उठना बैठना, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, या फिर ऑफिस में जाना, ऑफिस का काम करना, गाड़ी चलाना, जितनी भी बातें हैं ये कौन कर रहा है ये नक्की करना। उसमें मैं, और यदि परद्रव्य कर रहा हो, परद्रव्य का कार्य परद्रव्य में हो रहा है, मेरा कार्य मेरे में हो रहा है, ऐसा निर्णय हो रहा है, तो अपने आप आत्मा की तरफ अपना झुकाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? या मात्र तर्क के स्तर पर मैं इतना मान रहा हूँ, हाँ ये इस बाहर का कार्य, ये मेरा कार्य, ये इसका कार्य, इसका भी ये मेरा कार्य, लेकिन झुकाव कहाँ जा रहा है? अगर झुकाव स्वभाव की तरफ है, विषयों की तरफ नहीं है, तो समझना हाँ वो ज्ञान ज्योति जागृत हो रही है। ठीक है। हाँ, भेद विज्ञान का ये प्रकरण है, अर्थात सम्यक दर्शन का ही तो प्रकरण है। और सम्यक दर्शन के माध्यम से आचार्य देव हमको सारे ज्ञेयों का परिचय करा रहे हैं। ज्ञेयों का परिचय करा रहे हैं मतलब क्या? ज्ञेयों के स्वभाव का परिचय करा रहे हैं। स्वभाव जानने से क्या होगा? स्वभाव जानने से ये नक्की होगा कि पर कौन है, मैं कौन हूँ। अब जब ये नक्की होगा कि मैं कौन हूँ, तो मैं कहाँ प्रवृत्ति करूंगा? मैं अपने में ही प्रवृत्ति करूंगा। और इसीलिए आज जो कहा क्या, डोंट गेन द वर्ल्ड,
अरे जगत को जीतने की चेष्टा मत करो, एक अपने आत्मा को ग्रहण करो, आत्मा को प्राप्त करो। कितने साहस खेलते हैं, देखो आजकल अनेक घटनाएं आ रही है। लोनावाला में जो गए, वहां पर पानी का वर्षा विहार करने कैसे बहकर गए लोग, या यूं कहिए कि वो सुनीता विलियम्स जो स्पेस में गई है वो कैसे अटक के बैठ गए हैं। अर्थात जितना जितना साहस करने के पीछे ये जीव लगा है, उसके पीछे ये भूल जाता है कि मैं हूँ, मेरा कोई उत्तरदायित्व है, इस मनुष्य पर्याय में आकर मुझे क्या करना है, यही भूल जाता है। व्यर्थ के क्रियाकलापों में व्यर्थ की जगह पर जीत की कल्पना करके वहीं पे अटकता है और अपने आत्मा से स्वयं को गवा बैठता है, अपने उपयोग से स्वयं को वंचित कर देता है। उपयोग से वंचित करता है मतलब उपयोग का भान होने से स्वयं को वंचित करता है। ठीक है, कल हमने प्रदेश की चर्चा की थी। प्रदेश की सामर्थ्य क्या है ये भी वहां पर आया था। प्रदेश किसको कहते, लोक के या आकाश के अविभाज्य अंश, और दूसरा कह रहे हैं प्रदेश में सामर्थ्य इतनी कि एक परमाणु एक प्रदेशी अनंत परमाणु उसमें समा जाए, इतनी सामर्थ्य। ठीक है, और जितने क्षेत्र को एक परमाणु घेरे उसको भी प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। गाथा 141। ये अपना पढ़ना हुआ था क्या? लगभग हो गया था, स्वामी जी का भी भाव पढ़ लिया था। चलो ठीक है, 141 पर आ जाइए। विगत गाथाओं में समय और प्रदेश के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। अब इस गाथा में तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय को समझाते हैं। नाउ व्हाट इज प्रचय? प्रचय होता है समूह। क्या होता है प्रचय? प्रचय होता है समूह। तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय। अभी तिर्यक समूह और ऊर्ध्व समूह। तिर्यक मतलब क्या? तिरछा, फैला हुआ, ओके। एंड ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल। समझ में आ रहा है? दोनों को प्रचय कह रहे हैं, तिर्यक फैला और ऊर्ध्व फैला। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहे तिर्यक प्रदेशों में तिर्यक प्रचय में प्रदेशों की अपेक्षा है और ऊर्ध्व प्रचय में समयों की अपेक्षा है। ठीक है, ऊर्ध्व प्रचय मतलब ये काल सापेक्ष चर्चा होगी, और तिर्यक प्रचय ये काल द्रव्य को छोड़कर अन्य सापेक्ष चर्चा होगी। और एक आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपके सामने रखूं, जैसे अस्तिकाय और नास्तिकाय ये चर्चा है, पंचास्तिकाय। और काल को क्या कहा? काल को कहा अप्रदेशी, काल को कहा अप्रदेशी या नास्तिकाय कहा। तो अस्तिकाय की अपेक्षा मतलब बहुप्रदेशत्व की अपेक्षा काल द्रव्यों को अप्रदेशी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? काय मतलब क्या होता है? काय मतलब, बोलिए, काय मतलब क्या लेंगे अर्थ? हाँ, काय मतलब प्रदेश। तो कह रहे अस्ति काय और नास्ति काय, अर्थात जिसमें काय है और जिसमें काय नहीं। काय नहीं का अर्थ क्या लेना? वही जिसमें अनेक प्रदेशत्व नहीं है, इतना ही लेना। प्रदेश ही नहीं है ऐसा नहीं लेना। ठीक है,
हाँ, ये एक बात मुझे रखनी थी, अस्ति का है नास्ति का है। चलो अब आ जाइए यहां पर प्रकरण में। गाथा को पढ़ेंगे। एको वदुगे बहुगा संखातीदा तदो अनंताय दौवाणं च पदे सा सन्ति हि समयाति कालस्य। इसका हिंदी पढ़ेंगे। एक दो या बहुत से परदेश असंख्य अनंत है, काल के है समय और अवशेष के परदेश है। काल के है समय और अवशेष के परदेश है। परदेश मतलब परदेश नहीं, प्रदेश। इसको जब हम एक धुन में कहते हैं तो परदेश इतना यहाँ पर छूट दी जाती है, क्योंकि वो मात्रा के हिसाब से ये अपने को छंद को घटित करना होता है। तो इतना परदेश प्रदेश एकार्थवाच में लिए जा सकते हैं। देखो क्या कह रहे, एक को वदुगे बहुगा। एक को मतलब एक, दुगे मतलब दो, एक हो या दो हो, और क्या कह रहे, बहुगा बहुत हो, तीन हो गए। अब आगे संखातीदा, संखातीत, संखातीत मतलब असंख्य, ठीक है। संखातीदा तदो अनंताय, संख्यातीत हो या अनंत हो, क्या, प्रदेश प्रदेश। दौवाणं च पदे सा, किसी द्रव्य के प्रदेश, आ गया या प्रदेश। संति ही समयति कालस, और काल के समय, क्या कहा, संति ही समय, संति ही पदेसा संति, ओके, ही समयति कालस, और काल द्रव्य के समय है। तो क्या कह रहे, इन शॉर्ट, एक प्रदेश हो, दो प्रदेश हो, तीन प्रदेश हो, ये क्या है, अनंत प्रदेश हो, ये तो प्रदेश सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, ठीक है, एक से लेकर अनंत में। लेकिन काल द्रव्य के समय होते हैं, अर्थात क्या, काल द्रव्य समय के रूप में देखा जाता है और काल द्रव्य अप्रदेशी है, एक प्रदेशी है, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो, द्रव्य के एक, दो, बहुत, असंख्य अथवा अनंत प्रदेश है। अभी ये कौन से द्रव्य की बात चल रही है, सभी द्रव्यों की एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। एक प्रदेश किसका ले सकते हैं, एक प्रदेश काल द्रव्य का ले सकते हैं। एक प्रदेश किसका ले सकते हैं, पुद्गल का ले सकते हैं, परमाणु का। और क्या है, दो प्रदेश किसका ले सकते हैं, स्कंद का ले सकते हैं। बहुत प्रदेश किसका ले सकते हैं, स्कंद का ले सकते हैं। असंख्यात प्रदेश किसका ले सकते हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य का ले सकते हैं। और अनंत प्रदेश किसका ले सकते हैं, आकाश का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अनंत प्रदेश है और काल द्रव्य का के समय है। उक्त गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रदेशों का समूह तिर्यक प्रत्यय है और समय विशिष्ट पर्यायों का समूह ऊर्ध्व प्रत्यय है। हाँ, अब चलिए क्या कह रहे हैं, प्रदेशों का समूह तिर्यक प्रत्यय, मतलब प्रदेशों का समूह, मतलब यह क्या, क्यों ये प्रत्यय की चर्चा आई है। प्रत्यय की चर्चा इसलिए आ रही है कि किन्हीं द्रव्य में प्रदेशत्व ही घटित होता है। प्रदेशत्व ही घटित होता है मतलब क्या,
उनका परिचय उनके अस्थि कायत्व की तरफ से हो रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रदेशों का समूह कहकर यहाँ अस्थि काय की चर्चा है, ठीक है। और ऊर्ध्व प्रचय कहकर यहाँ काल द्रव्य की अपेक्षा चर्चा है, ठीक है। काल द्रव्य वो नाप है। देखो आगे बढ़ते हैं। उक्त प्रदेशों का समूह तिर्यक प्रचय और समय विशिष्ट पर्यायों का समूह ऊर्ध्व प्रचय है। आकाश द्रव्य अवस्थित स्थिर अनंत प्रदेशी होने से एक क्या क्या हुआ, आकाश द्रव्य की बात हो गई। कितना प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। आगे धर्म व अधर्म द्रव्य अवस्थित कितना, असंख्यात प्रदेशी होने से। देखो यहाँ पर एक शब्द आया अवस्थित। कल भी हमने अवस्थित की चर्चा की थी। कल अवस्थित की चर्चा तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय की अपेक्षा ली थी। नित्य अवस्थितान्य रूपानी, वहां पर अवस्थित का अर्थ हमने उनकी संख्या आदि निश्चित है। अब यहां अवस्थित का अर्थ स्थिर है। समझ में आया, स्थिर है। और सुनो, यहाँ पर अवस्थित में संख्या की अपेक्षा भी लगाई जा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आकाश द्रव्य अवस्थित अनंत प्रदेशी है। धर्म और अधर्म द्रव्य अवस्थित असंख्यात प्रदेशी होने से, और जीव अनवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से तिर्यक प्रचय वाला द्रव्य है। जीव को अनवस्थित कहा। जीव को अनवस्थित क्यों कहा? क्योंकि उसके आकार घटते बढ़ते हैं। ओके, संकोच विस्तार को होता हुआ पाया जाता है, इसलिए जीव को अनवस्थित कहा। तो इन शॉर्ट यहाँ अवस्थित, ये आकार की तरफ से इनकी अवस्थितता कही जा रही है। ये एक हाईलाइट करना स्वयं के लिए। आकार की अपेक्षा ये अवस्थितता की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्यों, कैसे पता चला? प्रदेशों का हीनादिकपने के आधार पर उन्होंने डिफरेंशिएट किया ना, तो इसलिए असंख्य प्रदेशी होने से इसको कह रहे हैं अपन तिर्यक प्रचय, मतलब फैलाव, विस्तार, क्षेत्रगत, ठीक है। और ऊर्ध्व प्रचय किसको कहा जा रहा है? ऊर्ध्व प्रचय मतलब यहाँ पर काल अपेक्षा, मतलब वह लंबाई, ठीक है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। तो क्या क्या आया? आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, धर्म अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, जीव अनवस्थित असंख्य प्रदेशी होने से तिर्यक प्रचय वाले। तिर्यक प्रचय मतलब यहाँ पर उनको अस्थिकायपना तो घटित हो रहा है, ठीक है। अब यद्यपि, अब किसकी बात करेंगे? पुद्गल की बात करेंगे। यद्यपि द्रव्य दृष्टि से पुद्गल द्रव्य अनेक प्रदेशी होने रूप शक्ति से संपन्न एक प्रदेशी वाला है, तथापि पर्याय दृष्टि से अनेक अर्थात संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है, इसलिए उसके भी तिर्यक प्रचय है। अब पुद्गल की चर्चा की। पुद्गल की चर्चा क्या कर रहे हैं? कह रहे उसकी योग्यता है, अनेक परमाणुओं का स्कंद होने योग्य उसकी योग्यता है, इसलिए उसको भी तिर्यक प्रचय वाला कह दिया। अर्थात समूह में समूह रूप होता है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। उनके प्रदेशों का समूह पाया जाता है, इसलिए कायवान ऐसा है, ठीक है। आगे, परंतु काल द्रव्य के तिर्यक प्रचय नहीं है, क्योंकि वह शक्ति और व्यक्ति प्रगटता दोनों से ही एक प्रदेश वाला है। काल द्रव्य के बहु अस्थिकाय नहीं है, कारण इतना ही है। यहाँ पर किस रूप में? काल द्रव्य के तिर्यक प्रचय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह शक्ति और व्यक्ति दोनों से ही एक प्रदेश वाला है। मतलब काल द्रव्य, दो काल द्रव्य मिलकर एक नहीं होते। एक
इसलिए उनका बहुप्रदेशत्व घटित नहीं हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्व प्रचय। ऊर्ध्व प्रचय तो सभी द्रव्यों के अनिवार्य रूप से होता ही है। आहा, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति अर्थात पर्याय 3 कोटियों को स्पर्श करती है। 3 कोटि मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान को स्पर्श करती है, इसलिए अंशों से युक्त है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? और एक पैराग्राफ पढ़ेंगे क्या? और एक पैराग्राफ पढ़ते फिर इस दोनों पैराग्राफ का विचार करेंगे। इतना विशेष है कि समयों का प्रचय अर्थात समूह काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है और समय विशिष्ट प्रवृत्तियों का प्रचय शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है, क्योंकि काल द्रव्य की वृत्ति स्वतः समयभूत है और अन्य द्रव्यों की वृत्ति समय से अर्थांतरभूत होने से समय विशिष्ट है। करते चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं। ऊर्ध्व प्रचय तो सभी द्रव्यों के अनिवार्य रूप से होता ही है। ऊर्ध्व प्रचय मतलब क्या? ऊर्ध्व प्रचय मतलब कंटिन्यूटी, एक के बाद एक पर्याय। ठीक है, पर्याय अपेक्षा। तो ऊर्ध्व प्रचय क्या कह रहे हैं? सभी द्रव्यों के अनिवार्य रूप से होता है। क्यों होता है? क्योंकि द्रव्य की वृत्ति 3 पर्यायों को स्पर्श करती है। वृत्ति मतलब अवस्था 3 पर्याय को स्पर्श कर 3 अवस्थाओं को 3 कोटियों को स्पर्श करती है, भूत, भविष्य और वर्तमान। जैसे अपन ने कहा मैं 60 साल का हूं, तो जो 60 साल का हूं ये कह दिया, ये क्या है? भूतकाल को इसमें इंगित किया कि नहीं किया? मतलब पूर्व के 60 वर्ष भी इसमें गर्भित किए कि नहीं? वर्तमान किया कि नहीं किया? और भविष्य में भी रह सकता हूं, इसको भी यहाँ पर गर्भित किया कि नहीं किया? तो भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कोटियों को मैं स्पर्श करता हूं, तभी तो मैं ये कह पा रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कह रहे? ऊर्ध्व प्रचय सभी द्रव्यों में अनिवार्य रूप से होता है। अर्थात द्रव्य कब से है? कह रहे अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य ऊर्ध्व प्रचय वाला होता है। काल अपेक्षा सबका नाप किया गया है। अभी यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि कितने प्रदेश वाला है, अभी यहाँ पर इतना ही कहा कि सभी द्रव्यों में ऊर्ध्व प्रचय पाया जाता है। ऊर्ध्व प्रचय पाया जा रहा है मतलब क्या? सभी द्रव्य भूत, वर्तमान, भविष्य वाले है। खत्म। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं? सभी द्रव्य यद्यपि त्रिकाल वाले हैं, 3 कोटियों को स्पर्श करते हैं, ऐसा होते हुए भी समयों का प्रचय काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है। समयों का प्रचय अर्थात समूह काल द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है और समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय है। अभी ये थोड़ा सा समझना है। क्या कह रहे? समयों का प्रचय वो काल द्रव्य का विशिष्ट है, काल द्रव्य का प्रचय वो तिर्यक प्रचय है, ऊर्ध्व प्रचय है, और समय विशिष्ट प्रचय ये अन्य द्रव्यों का प्रचय है। मतलब क्या? मतलब इतना ही कह रहे हैं कि काल द्रव्य अपने परिणाम में वो स्वयं निमित्त, मतलब उपादान रूप से वो अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो काल की वे पर्याय ही वो ऊर्ध्व प्रचय के रूप में पाई जा रही है। लेकिन अन्य द्रव्यों की पर्याय अपन कैसे देखेंगे? काल सापेक्ष देखेंगे। मतलब इस विशिष्ट काल में इस द्रव्य की क्या अवस्था थी, पुद्गल की क्या अवस्था थी, धर्म की, अधर्म की और आकाश की क्या अवस्था थी, ये हम काल के सापेक्ष देखेंगे। या इस जीव की इस काल में क्या अवस्था थी।
तो हमने क्या किया, तिर्यक प्रत्यय के माध्यम से हमने जीव को उस काल में जाकर देखा, या मतलब द्रव्य को उस काल में जाकर देखा। तो ये हुआ क्या है, उस द्रव्य का अपना स्वयं का स्वाधीन परिणमन हुआ है, लेकिन उसका नाप हम ऊर्ध्व प्रत्यय के माध्यम से हम उस विशिष्ट काल में जाकर कर रहे हैं। इतनी सी बात है। तो उसका उस द्रव्य का परिणमन किसने कराया, ऐसा विचार किया, ऐसा प्रश्न किया तो काल ने उस काल में परिणमन कराया या वो द्रव्य स्वयं में परिणमित हुआ? कह रहे वो द्रव्य ही स्वयं में परिणमित हुआ, लेकिन हमने उस काल में जाकर देखा। जैसे एक एग्जांपल, अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं बराबर, तो इस काल में 8 बजे से 9 बजे के अंतराल में हम क्या करते हुए पाए जा रहे हैं, हम स्वाध्याय करते हुए पाए जा रहे हैं। तो हमने काल सापेक्ष हमारी और आपकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ये अपना उपादानगत परिणाम, राइट, लेकिन वो काल सापेक्ष उसकी चर्चा की जा रही है। ठीक है, कि इस काल में ये स्वाध्याय हो रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस ऊर्ध्व प्रत्यय को क्या कह रहे हैं, समय विशिष्ट वृत्तियां। समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रत्यय शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रत्यय है। समय विशिष्ट मतलब क्या, समय की अपेक्षा लिए है, समय की अपेक्षा हम उन वृत्तियों को नाप रहे हैं। मैं कल 5 बजे कहा था, मैं कल 10 बजे कहा था, या कल कहाँ रहूंगा, अभी कहाँ हूं, ये जितनी भी चर्चा है हम समय सापेक्ष इसका नापन कर रहे हैं। इसलिए समय विशिष्ट वृत्तियां यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, किसकी किसकी होगी, अन्य 5 द्रव्य मतलब धर्म, अधर्म, आकाश, जीव और उद्गल, इन सबकी वृत्तियां समय विशिष्ट कही जाएगी। कौन सी, ऊर्ध्व प्रत्यय वाली। और काल द्रव्य की वृत्तियां वो स्वयं की है, वो उपादानगत होगी, और ये वृत्तियां इन शॉर्ट निमित्त रूप होगी। अर्थात काल द्रव्य ने कराया है क्या वो काम? नहीं, काल द्रव्य ने काम नहीं कराया, लेकिन उस काल में ये कार्य हुआ ऐसा देखा जाएगा। जैसे कोई रोटी बना रहा है, तो रोटी जो बना रहा है तो रोटी बनाने को लगा 2 मिनट, ठीक है, तो और आटा बेलने को लगा, आटा गूंथने को लगा 5 मिनट, और रोटी वो कच्ची रोटी बेलने के लिए लगी 2 मिनट, और रोटी सेकने के लिए लगे 5 मिनट। तो एग्जाम्पल के नाम पर ये पूरा आटा से लेकर रोटी बनने तक का सफर मान लो 12 मिनट का था। तो ये 12 मिनट जो लगा है उसका अंतराल ये हमने काल की अपेक्षा नापा है। तो काल ने वो कार्य किया है क्या? नहीं, काल सापेक्ष चर्चा हो रही है, कार्य तो स्वयं में उसकी उपादानगत योग्यता से हुआ है। ठीक है, तो ये लगा, तो काल क्या हो गया यहाँ पर? निमित्त हो गया। उपादान क्या हो गया? उनका स्वयं का अपना अपना परिणमन। और देखो पूर्व में भी वो गेहूं था, गेहूं का आटा हो गया, आटे का वो गूंथा गया पानी डालने के बाद में, गूंथने के बाद में उसका सेकना हो गया, बेलना हुआ, सेकना हो गया। तो ये जो कोई प्रोसेस हो गई है ये सब उसका अपना स्वतंत्र परिणमन है, अपनी योग्यता रूप परिणमन है, लेकिन उसको काल के फैक्टर से हमने नापा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि 3 साल के बाद का गेहूं क्या होता है? 3 साल के बाद का गेहूं अब बुआई करने के लिए कार्यकारी है। समझ में आ रहा है क्या? 3 साल के बाद का गेहूं बुआई करने के लिए अब वो उसकी कोई एक मिनट, 3 साल के बाद के गेहूं की कोई वैलिडिटी नहीं है, वो यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि अब वो
प्रजनन शक्ति से रहित हो गया है, ऐसा है। तो हमने गेहूं ही स्वयं उस प्रजनन शक्ति से रहित स्वयं हुआ है, लेकिन हमने काल की अपेक्षा से गेहूं का निर्णय कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अपन हर जगह पर लगा सकते हैं। आगे, यद्यपि आचार्य जैसे, ये हो गई अमृतचंद्र की टीका। क्या किया है इन्होंने? इसमें इतनी ही चर्चा की है कि तिर्यक प्रत्यय के माध्यम से या ऊर्ध्व प्रत्यय के माध्यम से उन्होंने सभी द्रव्य ऊर्ध्व प्रत्यय वाले हैं ये कहा, और उसमें भी समय विशिष्ट वृत्तियां पांचों द्रव्यों में पाई जा रही है। अर्थात यद्यपि आचार्य जयसेन इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र का ही अनुकरण करते हैं, तथापि वे अपनी बात को सिद्ध भगवान का उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। यह भी बताते हैं कि तिर्यक प्रत्यय को तिर्यक सामान्य, विस्तार सामान्य, अक्रमानेकांत भी कहते हैं। तिर्यक प्रत्यय मतलब जो क्षेत्रगत फैला हुआ है, उसको क्या क्या कह रहे हैं? तिर्यक सामान्य। उसी को विस्तार सामान्य कह रहे हैं। और तीसरा अक्रम अनेकांत कह रहे हैं। चलो, तिर्यक सामान्य ये समझ में आ गया, विस्तार सामान्य भी समझ में आ रहा है। हाँ, वैसे तिर्यक सामान्य क्या है होता है? तिर्यक सामान्य मतलब जो फैलाव है क्षेत्रगत, उसको अपन तिर्यक सामान्य में लेंगे, ठीक है। विस्तार सामान्य भी वही लेंगे, ठीक है। और अक्रम अनेकांत, अक्रम अनेकांत मतलब क्या? जैसे मैं आपको बताऊं, अक्रम की बात, जैसे अभी आपके साथ में चर्चा हो रही है, राइट? तो अभी जितने भी जन हैं, अपन 8-10 जन है यहाँ पर ग्रुप पर, तो कह रहे ये जो चर्चा हो रही है, मैं आपको क्रम से समझा रहा हूं या अक्रम से समझा रहा हूं? तो कह रहे हैं ये अक्रम से समझाई जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसी प्रकार यहाँ पर जो द्रव्य है, द्रव्य के प्रदेश है, वे क्रम से है या अक्रम से है? तो कह रहे वे अक्रम से स्थित है, बस अक्रम से, अक्रम अनेकांत कह रहे हैं, ठीक है। प्रदेश कुछ उदाहरण दे सकते हैं अक्रम का? देखो, और एक एग्जांपल देता हूं। आत्मा में गुण है, राइट? एक तो उदाहरण अभी दिया कि आपको क्रम से नहीं समझाया, अक्रम से समझाया। मतलब आपको पहले रोहित भैया को, फिर आपको, फिर अंकुश भैया को, ऐसा नहीं समझाया। मैंने तो सबको एक साथ समझाया, तो अक्रम से समझाना हुआ। और एक, जैसे आत्मा में या किसी भी द्रव्य में गुण है, तो ये गुण है, जैसे पहला कौन सा गुण है, तो ऐसा अपन कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कह सकते, उसमें क्रम नहीं पड़ेगा, अक्रम से पड़े है वहां पर, ओके। हाँ, ज्ञान दर्शन, भले अपन ज्ञान दर्शन सुख ऐसा बोलते जाते हैं, तो ज्ञान पहला गुण है, ऐसा नहीं है। तो कह रहे सभी गुण अक्रम से है और सभी स्वयं अपनी मुख्यता लिए वहां बैठे हैं, तो ये अक्रम कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको रैंडमली कह सकते हैं ना? हाँ, रैंडमली कह सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैंडमली। ये क्यों? हाँ हाँ, तो अभी कहेंगे ना आगे, देखो पढ़ो ना आगे। इसी प्रकार ऊर्ध्व प्रत्यय को ऊर्ध्व सामान्य, आयत सामान्य और क्रमानेकांत भी कहते हैं। आई क्या? पर्याय तो क्रम से आएगी। अच्छा, अब आपको ये कहना है कि जो अन्य 5 द्रव्य है उनकी पर्याय तो क्रम से आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन उनके बहुप्रदेशत्व वो
अक्रमानेकांत है। समझ में आ रहा है क्या? उनकी पर्याय क्रमानेकांत है, लेकिन उनका बहुप्रदेशत्व अक्रमानेकांत है। आप पकड़ रहे इस बात को? हाँ, अभी ऊर्ध्व सामान्य, आयत सामान्य, क्रमानेकांत, ये सब अपन बाद में देखेंगे। जैसे ऊर्ध्व सामान्य मतलब क्या? हमको वहां पर एक कंटिन्यूस धारा दिखाई दे रही है, बिना रुकावट की धारा दिखाई दे रही, प्रवाह दिखाई दे रहा है, उसको ऊर्ध्व सामान्य कहते हैं। ऊर्ध्व विशेष क्या होगा फिर? ऊर्ध्व सामान्य तो मैंने बता दिया, एक अविरत कंटिन्यूस धारा जो दिखाई देती है, प्रवाह क्रम दिखाई देता है, वो हो गया ऊर्ध्व सामान्य। ऊर्ध्व विशेष क्या होगा? या आयत सामान्य, आयत विशेष क्या होगा? आयत विशेष मतलब किसी विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट काल में जाकर हमको देखना। जैसे महावीर की पर्याय, महावीर को हमने मारीची की पर्याय में जाकर देखा, तो वो क्या हो गया? आयत विशेष हो गया। समझ में आया? और वहां से वो श्रृंखला, वो जीव की पूर्ववा भील से लेकर कंटिन्यूस जीव 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 ऐसी, और अभी सिद्ध पर्याय में ये जो हमको अविरत धारा जो दिखाई दे रही है, वो आयत सामान्य दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हमको वो कंटिन्यूटी, वो एक समय सापेक्ष कंटिन्यूटी वहां पर दिखाई दे रही कि वो तभी था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। समझ में आया? तो ये भूत, पूर्व, भूत, मध्य, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कड़ियों में वो दिखाई दे रहा है, इसलिए वो आयत सामान्य। ठीक है? और इसी पर्टिकुलर काल में हमने जाकर देखा तो वो आयत विशेष या ऊर्ध्वता विशेष हो जाएगा। ठीक है? और वो क्रमानेकांती होता है, वहां पर अक्रमपना नहीं पाया जाता, अर्थात पर्याय बराबर एक के बाद ही एक होगी, उनमें ऐसा एक समय में दो पर्याय या किसी समय में पर्याय ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है? चलिए, ये किसका? जयसेन स्वामी का हो गया। देखो, उन्होंने ना सिद्ध भगवान का उदाहरण देकर स्पष्ट किया। सिद्ध भगवान का उदाहरण क्या दिया मालूम है? मतलब सिद्ध अवस्था में जो जीव है, ठीक है, उनके गुण कैसे है? उनके? अरे उनके गुण तो एकदम अक्रमानेकांत है, राइट? गुणों का विस्तार तिर्यक सामान्य, वो तो अक्रमानेकांत से है। ठीक है? लेकिन वे पर्याय कैसी है? वे क्रमानेकांत है। ऐसा उन्होंने भी घटित करके दिखाया। ठीक है? चलिए आगे बढ़ना है। देखो, कविवर वृंदावन दास जी इस गाथा के भाव को दो मनहरण आदि से देते। चलो इसका अपन डायरेक्ट अनुवाद, मतलब ये पढ़ते हैं गद्य। देखो, जिन द्रव्यों के बहुत प्रदेश होते, पेज नंबर 222, जिन द्रव्यों के बहुत प्रदेश होते हैं वे द्रव्य तिर्यक प्रचयी होते हैं, और काल को छोड़कर शेष पांचों द्रव्य निर्भ्रांत रूप से तिर्यक प्रचयी है। निर्भ्रांत मतलब कोई भ्रांति नहीं है, ये कह रहे। अवश्यमेव 100% वे तिर्यक प्रचयी है। कौन? काल को छोड़कर बाकी पांच। ठीक है? मतलब ये अस्तिकाय ही है। ठीक है? आगे, कालाणु के मिलन की शक्ति नहीं है, इसलिए तिर्यक प्रचय में कालाणु को शामिल नहीं किया गया। दो बातें हो गई। तीसरा, कालाणु को क्यों नहीं किया? उसका बहुप्रदेशत्व क्यों नहीं घटित हो रहा है? क्योंकि उसमें मिलने की शक्ति नहीं है और पुद्गल में मिलने की शक्ति है। दोनों में फर्क है। आगे, समयों के समुदाय को ऊर्ध्व प्रचय नाम है और ऊर्ध्व प्रचय सभी द्रव्यों में होता है। भैया कंक्लूजन जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है। आगे, ऊर्ध्व प्रचय काल द्रव्य का के निमित्त से होता है, क्योंकि सब द्रव्यों के परिणमन में एकमात्र वही निमित्त
सब द्रव्य स्वयं परिणमन कर रहे हैं, लेकिन इस समय में इस द्रव्य ने यह परिणाम किया, हमने काल की अपेक्षा उन द्रव्यों का नाप किया है। बस कि 5 बजे मैं क्या कर रहा, 10 बजे मैं क्या कर रहा था, मैं 5 साल में कहा था, 10वें साल में मैं कहा था, ये 15वें साल में मैं कहा था, ये जितनी भी बात है या इसके आगे मैं कहाँ रहूंगा, ये जो कुछ है हम कहाँ से देख रहे हैं, काल की अपेक्षा देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए मैंने कल भी कहा था ना, इवेंट्स डू नॉट ऑकर, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, कहने की बात इतनी ही है कि ऊर्ध्व प्रचय काल द्रव्य के निमित्त से अन्य 5 द्रव्यों का अपन घटित करेंगे। ओके, आगे, हाँ, काल द्रव्य को छोड़कर शेष द्रव्यों का ऊर्ध्व प्रचय काल द्रव्य के निमित्त से होता है। अब आगे, 5 द्रव्यों में प्राप्त होने वाले तिर्यक प्रचय का आधार वे ही द्रव्य है। क्या कहा? 5 द्रव्यों में प्राप्त होने वाला तिर्यक प्रचय का आधार वे ही द्रव्य है। मतलब उनका जो फैलाव हो रहा है, क्या फैलाव हो रहा है, प्रदेशों का फैलाव दिखाई दे रहा है ना, तो कह रहे वो तिर्यक प्रचय, वो जो समूह दिख रहा है कि ये बहुप्रदेशत्व, इसका आधार कौन है, कह रहे वो द्रव्य स्वयं है। ठीक है, यथा योग्य अनेक प्रकार का तिर्यक प्रचय सभी 5 द्रव्यों में स्वयं से ही होता है। अर्थात ये पेन का आकार ऐसा क्यों, क्योंकि इसका तिर्यक प्रचय स्वयं अपनी योग्यता से इसी प्रकार से। समझ में आया क्या? बस इतनी सी बात है। अब लगाना, ये शरीर अपना ऐसा ही क्यों, क्योंकि इसका तिर्यक प्रचय इसी प्रकार से है और वो अपनी उपादानगत योग्यता से है। ठीक है, हाँ, 5 द्रव्यों में प्राप्त होने वाले तिर्यक प्रचय का आधार वे ही द्रव्य है। यथा योग्य अनेक प्रकार का तिर्यक प्रचय सभी 5 द्रव्यों में स्वयं से ही होता है। पंडित देवीदास जी यहाँ एक नया प्रयोग करते हैं। क्या कर रहे हैं? नीचे देखो, कालाणु ही काल द्रव्य है, समय कालाणु द्रव्य की पर्याय है, कालाणु द्रव्य समय रूप पर्याय के रूप में उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, स्थिर भी रहता है। ठीक है, उस परमाणु द्रव्य की उत्पाद व ध्रुव रूप प्रवृत्ति निश्चित ही होती है, क्योंकि वह अस्तित्व संपन्न द्रव्य है। ऐसा काल द्रव्य सदाकाल रहने वाला द्रव्य है और निस्वभाव को छोड़कर वो दूसरे के स्वभाव को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ पर इतने स्टेटमेंट में इन्होंने क्या सिद्ध किया है, कोई बताएगा मुझे? कालाणु ही काल द्रव्य है, समय कालाणु द्रव्य की पर्याय है। 2, कालाणु द्रव्य समय रूप पर्याय के रूप में उत्पन्न होता है। यहां से मुझे चाहिए, कालाणु द्रव्य समय रूप पर्याय के रूप में उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर भी रहता है। उस परमाणु द्रव्य की उत्पाद व ध्रुव रूप प्रवृत्ति निश्चित ही होती है, क्योंकि वह अस्तित्व संपन्न द्रव्य है। ऐसा काल द्रव्य सदाकाल रहने वाला होने से और निज स्वभाव को छोड़कर वह दूसरे के स्वभाव को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। इसमें से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं ये कथन में? वेरी गुड, काल का द्रव्यपना सिद्ध करे। क्या? उत्पाद व द्रव्य दिखाई दिया और वो सत्ता मात्र है, हमेशा रहने वाला, ये कहा। ठीक है, तो इस न्याय से काल भी द्रव्य है, ये 100%। भले ही वो एक प्रदेशीय है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वह द्रव्य है और द्रव्य की एक महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट वो सत होता है और सत होते हुए उसमें उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम पाया ही जाएगा। ठीक है, आगे इस गाथा के भाव को आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री काजी स्वामी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। प्रचय का अर्थ समूह, हाँ,
प्रचय का अर्थ समूह होता है। तिर्यक प्रचय क्षेत्र अपेक्षा से प्रदेशों के समूह है और ऊर्ध्व प्रचय काल अपेक्षित समय विशिष्ट पर्याय का समूह है। आकाश, धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल अनेक प्रदेश वाले होने से उनके तिर्यक प्रचय है, परंतु काल को प्रदेशों का समूह नहीं है, क्योंकि वह शक्ति अपेक्षा एक प्रदेशी है और व्यक्ति अपेक्षा भी एक प्रदेशी है। ऊर्ध्व प्रचय तो 6 द्रव्यों को होता ही है, क्योंकि द्रव्य की परिणति अवस्था भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों काल में रहती है। हाँ, या फिर से द्रव्य की सिद्धि करे। हाँ, ऊर्ध्व प्रचय कहकर वो क्या कह रहे हैं? द्रव्य की भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्था पाई जाती है। किसी काल में किसी द्रव्य की अवस्था न हो ऐसा नहीं होता, इसलिए वे अंशों सहित है। कौन? वे द्रव्य। इस प्रकार सरल है, ये चर्चा हुई है अपनी। इस प्रकार इस गाथा में तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि ऊर्ध्व प्रचय तो पर्यायों के समूह रूप होने से सभी द्रव्यों में रहता है, पर तिर्यक प्रचय प्रदेशों के समूह रूप होने से काल द्रव्य में नहीं, क्योंकि वह एक प्रदेशी अर्थात अप्रदेशी। शेष 5 द्रव्यों में तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय दोनों ही है। बस समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बहुप्रदेशत्व के साथ साथ वहां ऊर्ध्व प्रचय या ऊर्ध्व समूह अर्थात काल का क्रम पाया जा रहा है। ठीक है, काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों के ऊर्ध्व प्रचय अर्थात परिणमन में निमित्त काल द्रव्य, और अपने अपने उपादान तो सभी द्रव्य स्वयं ही है। काल द्रव्य के परिणमन का उपादान भी काल द्रव्य है और निमित्त भी काल द्रव्य ही है। ठीक है, मूल बात यहाँ पर इतनी ही आ गई है कि तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। काल द्रव्य तिर्यक सामान्य वाला नहीं है, ये कहकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वो अप्रदेशी है, वो नास्ति काय है, अस्ति काय नहीं। काय मतलब प्रदेश, काय मतलब प्रदेश, अस्ति मतलब बहुप्रदेशत्व, और नास्ति काय मतलब बहुप्रदेशत्व नहीं। बहुप्रदेशत्व नहीं मतलब एक प्रदेशत्व। समझ में आया? इतनी सी बात इस गाथा में सिद्ध की है। बहुप्रदेशी और अप्रदेशी, काल द्रव्य अप्रदेशी, बाकी सब बहुप्रदेशी। पुद्गल बहुप्रदेशी क्यों है? क्योंकि उसमें बहुप्रदेशत्व की शक्ति पाई जाती है। काल द्रव्य में ऐसी शक्ति और व्यक्ति नहीं है। देखो, पुद्गल कभी किसी फॉर्म में अप्रदेशी पाया जा सकता है क्या? पाया जा सकता है। फिर उसको अस्तिकाय कहेंगे या नास्तिकाय कहेंगे? बोलिए। पुद्गल परमाणु जो एक प्रदेशी है उसको हम अस्तिकाय कहेंगे या नास्तिकाय कहेंगे? अप्रदेशी तो है, बिल्कुल सही, लेकिन एक उसको परिभाषा में क्या कह रहे? शक्ति और व्यक्ति। अब व्यक्ति नहीं है लेकिन शक्ति है क्या? कह रहे हाँ है। तो इस न्याय से पुद्गल परमाणु को भी अस्तिकाय में लिया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे इतना ही समझाना था। शक्ति और व्यक्ति, शक्ति क्या होती है? जैसे शक्ति और व्यक्ति, अभी हमारे में केवल ज्ञान रूप परिणमन करने की शक्ति है कि नहीं है? अरे शक्ति अपेक्षा मैं केवल ज्ञान जैसी सामर्थ्य वाला हूं। फिर व्यक्ति है क्या? अभी नहीं है व्यक्ति, लेकिन ऐसी शक्ति धारण किए हुए हो। ओके, उसी प्रकार परमाणु भी अभी अप्रदेशी है, ऐसा होते हुए भी उसकी व्यक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति पड़ी है कि वो बहुप्रदेशी रूप परिणमन करे, इसलिए उसको अस्तिकाय कहा जा रहा है। हाँ, जैसे अभी भाभी जी ने कहा कि उसको नास्तिकाय कह सकते, क्योंकि वर्तमान में दिख रहा है ना हमको,
उसकी व्यक्ति हमको अप्रदेशत्व ही है ऐसा दिख रहा है, तो हमने उसको कह दिया। लेकिन सुनिए ना थोड़ा सा, हाँ, परमाणु भूतकाल में क्या था? वो अप्रदेशित था या बहुप्रदेशित था? कदाचित ऐसा हो सकता कि उसके ऊर्ध्वता सामान्य में या क्रम अनेकांत में हमको ये दिखाई दिया कि किसी काल में वो बहुप्रदेशी भी था या भविष्य में वो बहुप्रदेशी होगा। अभी वर्तमान में अप्रदेशी है। अब बोलिए, अब हम उसको क्या कहेंगे? अप्रदेशी कहेंगे या बहुप्रदेशी कहेंगे? वो भूतकाल की तरफ देखेंगे या भविष्य काल की तरफ देखेंगे, तो हमको उसको बहुप्रदेशत्व ही कहना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, तात्कालिक अर्थात ऊर्ध्वता विशेष की तरफ से हम देख कर कहे तो उसको अप्रदेशी कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज रुक जाएंगे, जिनवानी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न है?